एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CGPSC के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भूस्थलाकृतियाँ सीरीज़ के भाग 3 को हम देखेंगे। ठीक है, इस भाग 3 के अंदर हम महानदी बेसिन और या फिर इसी को हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, उससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण MCQs को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं। जैसे भाग 1 में हमने देखा था क्या जसपुर शामरी पार्ट में देखा था। भाग 2 के अंदर हमने देखा कि पूर्वी बघेल खंड के पठार से संबंधित सारे डिटेल्स को हमने MCQ के माध्यम से कंप्लीट किया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम महानदी बेसिन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट MCQ को देखेंगे। इस MCQ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, परंतु मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो जो हैं पूरा नए पैटर्न पे, ठीक है, एकदम न्यू बनाया गया है, जो कि मैं खुद तैयार किया हूँ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को करते रहें और अपने तैयारी को परखने के लिए इन सारे वीडियो लेक्चर्स के MCQ का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी अब तक कितनी अच्छे से हुई है। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है कि महानदी बेसिन के बारे में सत्य कथनों की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा कथन जो सत्य है, उसके बाद हम अपने विकल्प में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इसका विस्तार, मतलब महानदी बेसिन ना, महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभागों में हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि जो महानदी बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ही विस्तृत है। ठीक है ना, और मतलब कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ का मध्य, मतलब क्योंकि महानदी बेसिन को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में स्थित है, जो कि इन बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में विस्तृत है। ठीक है ना, और इसकी आकृति चापाकार है। ठीक है, तो पहला कथन तो सत्य था ही, दूसरा कथन भी सत्य है। जो महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है उसकी जो आकृति है चापाकार है, या इसी को कई बार से तस्तरी नुमा कहा जाता है। ठीक है, तस्तरी नुमा कहा जाता है। ठीक है ना, तीसरा, इस क्षेत्र में मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नहीं, ये जो है गलत है कि जो महानदी बेसिन है या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसमें मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों की जगह कडप्पा शैल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना, कडप्पा शैल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर चूना पत्थर और डोलोमाइट की बहुतायत होती है। ठीक है ना, चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो तीसरा कथन जो है गलत है। चौथा कथन क्या है, इसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है ना, चौथा कथन जो है ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का लगभग 50.34% भाग में फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारा 4 कथन था। अब इसके हिसाब से देखते हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा जो है हमारा राइट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 है कि मैकल श्रेणी की प्रमुख चोटियों के ऊंचाइयों के घटते क्रम में कौन सा सही विकल्प है। यहाँ पे 4 विकल्प है और चारों विकल्प में कुछ मैकल श्रेणी की प्रमुख चोटियों का नाम दिया गया है और उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी दिया गया है। तो इसमें से कौन सा जो है सही क्रम में है, ठीक है, जो कि घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर है। ठीक है ना, तो अगर इन सब की अगर हमको लंबाई पता हो तो यहाँ पे सजाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जो अमरकंटक की पहाड़ी होती है, ठीक है ना, जो अमरकंटक की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। ठीक है ना, कितना, 1057 मीटर। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पे अगर जाए हम देवसानी की पहाड़ी, ठीक है, ये सभी की सभी पहाड़ियां जो है मैकल श्रेणी पर्वत में है। ठीक है ना, तो देखें तो अमरकंटक की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 1057 मीटर है। वहीं जो देवसानी की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। ठीक है ना, कितना, 1125 मीटर है। इसके बाद ब्रह्मणगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। ठीक है, 1127 मीटर। और इसके बाद झाला पहाड़ है, इसकी ऊंचाई 1136 मीटर है। और बदरगढ़ की जो चोटी है इसके बारे में तो आप जानते हैं कि बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई जो है 1176 मीटर है। तो अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो ये ऑलरेडी जो है घटते क्रम में दे दिया गया है।
बदरगढ़ 1176, झालापहाड़ 1136, ब्राह्मणगढ़ 1127, देवसानी 1125 और अमरकंटक 1057। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए था। देखिए जो बदरगढ़ तो हमको पता है कि कहाँ है, बदरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये कबीरधाम या फिर कवर्धा में पड़ता है। ठीक है ना, और कह सकते हो कि कबीरधाम की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर ये आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी तो है, तो बदरगढ़ की है। ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, जो कि कबीरधाम के अंदर है। ठीक है ना, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि मैकल श्रेणी की ढाल किस ओर है। ठीक है ना, मैकल श्रेणी की ढाल किस ओर है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का नक्शा देखें, अगर मैं एक रफली अगर ऐसे बना लूं, ठीक है, ये मान लेते हैं छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो पश्चिम की ओर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का जो ये अगर देखेंगे तो ये ऊपर में हमारा ये हो जाएगा क्या, पूर्वी बघेलखंड, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये हमारा जसपुर शामरी पाट प्रदेश हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो ये दंडकारण्य का पठार, और ये पूरे जो भाग है इसको हम छत्तीसगढ़ का बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका पश्चिमी भाग में इधर साइड ना मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना, इधर मैकल पर्वत श्रेणी है, और ये मैकल पर्वत श्रेणी जो है ये जो है छत्तीसगढ़ का पश्चिमी सीमा बनाता है। ठीक है, और ये जो पर्वत श्रेणी है मैकल पर्वत श्रेणी, इसका जो क्या बोलते हैं ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इधर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, मतलब इधर से लेके इधर तक, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये पश्चिम हुआ और इधर वाला जो है ये पूर्व हो गया। तो मैकल श्रेणी की जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इधर की जितनी भी नदियां हैं ये सब के सब बहकर पूर्व की दिशा की ओर बहती हैं और महानदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व की ओर। मैकल श्रेणी का जो ढाल है वो कहाँ है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, ये जो मैकल श्रेणी है इसका जो विस्तार है देखते हैं कहाँ का, जैसे राजनांदगांव जिले में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, राजनांदगांव, कवर्धा, इसके बाद ये लोरमी से पेंड्रा तक भी फैला हुआ है। ठीक है, लोरमी पेंड्रा तक ये सब, ये जो मैकल श्रेणी जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, देखिए जो मैकल पर्वत श्रेणी है ना ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ठीक है ना, मैकल श्रेणी किसका, ठीक है, सतपुड़ा का हिस्सा है। कल भी मैंने बताया था कि जो कैमूर पर्वत है, ठीक है, या फिर कैमूर की जो श्रेणी है वो किसका, वो विंध्याचल का हिस्सा है। ठीक है, विंध्याचल का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है कि मैकल श्रेणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और उचित विकल्प का चयन करें। हमको देखना है कि मैकल श्रेणी के बारे में कौन कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, मैकल श्रेणी के कारण इसका पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैकल श्रेणी जो है ये मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, इधर वाला भाग, इसमें जो है बारिश कम हो पाती है। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट है जो कवर्धा वाला पार्ट है, या फिर कवर्धा के अलावा भी कुछ राजनांदगांव का हिस्सा हो गया, या फिर कुछ कबीरधाम, मुंगेली, या फिर उत्तरी राजनांदगांव का जो कुछ भाग है, पूर्वी भाग जो है वो सब क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये कथन जो है सही है। दूसरा, यह शिवनाथ और नर्मदा के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। क्या सही है क्या मैकल श्रेणी शिवनाथ और नर्मदा के बीच जल विभाजक का कार्य करता है क्या? नहीं, ये वाला कथन जो है गलत है। ठीक है, जबकि जो मैकल श्रेणी है वो शिवनाथ और नर्मदा के बजाय शिवनाथ और वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है सब। ठीक है, किसके किसके मध्य, शिवनाथ नदी और वेनगंगा जो नदी है इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, मैकल श्रेणी करता है। ठीक है, तीसरा कथन, मैकल श्रेणी में चिल्फी घाटी से NH53 और ब्रिजवानी घाटी से NH30 गुजरती है। क्या ये भी सही है क्या? नहीं, ये वाला कथन भी गलत है, क्योंकि चिल्फी घाटी से NH30 गुजरता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो NH दिया हुआ है मतलब नेशनल हाईवे क्रमांक दिया वो उल्टा कर दिया गया है। चिल्फी घाटी से NH30 जो है निकलती है, और वहीं जो ब्रिजवानी घाटी है इससे NH53 गुजरती है। ठीक है ना, तो ये अपोजिट दे दिया गया है। तो चिल्फी घाटी से NH30
और ब्रिजवानी घाटी से NH53 गुजरती है। तो ये अपोजिट कर देना था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कथन एक ही बस सही है, बाकी सही जो है गलत है। तो मैं इसको करेक्ट करा दिया हूँ। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा कि केवल एक ही सही है, ठीक है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि डोंगरगढ़ मैकल श्रेणी के किस पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। कांदावनी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, कुल्हाड़ी की पहाड़ी या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी, किस पे स्थित है, ठीक है ना, हमको ये बताना है, ठीक है। डोंगरगढ़ मैकल श्रेणी के जो है ये प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो ये राजनांदगांव में पड़ता है, ठीक है। राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पड़ती है और इस प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर ही क्या बोलते हैं, डोंगरगढ़ का मंदिर भी है, ठीक है। डोंगरगढ़ का मंदिर है। यहाँ पे कौन सी माता का मंदिर है, तो बागेश्वरी माता का, नहीं बमलेश्वरी, ठीक है, बमलेश्वरी, ठीक है, बमलेश्वरी देवी की मंदिर है, ठीक है। बागेश्वरी धाम अगर मैं बोला तो ये कहाँ है भाई, बागेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, तो बागेश्वरी माता का मंदिर जो है ये कुदरगढ़ में है, ठीक है, कुदरगढ़ जो कि सूरजपुर जिले में पड़ता है, ठीक है ना। सूरजपुर जिले में बागेश्वरी माता का मंदिर है। तो डोंगरगढ़ मैकल श्रेणी के प्रज्ञागिरी के पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना, जो कि कहाँ है, राजनांदगांव में। देखिए जो ये डोंगरगढ़ है ना, इस डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या है पता है क्या किसी को, तो इसका नाम था कामाख्या नगरी, ठीक है, कामाख्या नगरी। और ये महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे माँ बमलेश्वरी की मंदिर है, ठीक है ना। देखिए जो कुल्हाड़ी की पहाड़ी है ये भी राजनांदगांव के अंदर ही है, ठीक है। और जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है ना ये कोरबा के अंदर है, ठीक है, कोरबा के अंदर स्थित है। कांदावनी की पहाड़ी ये वाला जो यहाँ पे लिखा हूँ पहला कथन में ऑप्शन में, ये कवर्धा के अंदर है। ये भी याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कई बार मैं देखा हूँ पूछा जाता है कि कांदावनी की पहाड़ी किस जिले में, तो कवर्धा के अंदर। प्रज्ञागिरी राजनांदगांव में, कुल्हाड़ी की पहाड़ी भी राजनांदगांव में, और छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ, कोरबा क्षेत्र में या कोरबा जिले में विस्तृत है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊंची चोटी की पहचान करना है, बताना है कि ये चारों में से ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर आप इन सब की जब तक ऊंचाई नहीं जानेंगे आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब का ऊंचाई को भी एक जगह लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जब तक तुक्का तो मार नहीं सकते, इनके लिए हमको ऑप्शंस तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे जब तक हमको उनकी ऊंचाई पता हो, ठीक है। तो जो ये पलमा चोटी है ये इसकी ऊंचाई 1080 मीटर है, ठीक है। पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1080 मीटर। और ये किस जिले में पड़ेगा, तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में पड़ता है, ठीक है। गौरेला पेंड्रा और मरवाही मतलब GPM शॉर्ट में भी कह सकते हो, इस जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। वहीं जो लाफागढ़ की चोटी है इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है, ठीक है ना। लाफागढ़ की चोटी कितनी, 1048 मीटर, जिसकी जो है ये कोरबा जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है, कोरबा जिले के अंदर। चंदेली की पहाड़ी जो है इसकी ऊंचाई 821 मीटर है, कितना, 821 मीटर। जितनी भी पहाड़ियों का नाम ये सारे क्वेश्चंस में मैं करा रहा हूँ इन सबको आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये लोरमी के पठार में पड़ता है, ठीक है, पेंड्रा लोरमी के पठार में पड़ता है। अच्छा ये केरता और केरला की पहाड़ी कहाँ मिलता है, तो ये कोरबा जिले के अंदर है, ठीक है ना, कोरबा जिले के अंदर। और इसको जो ऊंचाई है 967 मीटर है, ठीक है, कितना, 967 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बताइए कि इसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमको लग रहा है, तो इसका सही आंसर जो है पलमा की चोटी होगा, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में है और जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 6। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि पेंड्रा लोरमी के पठार के बारे में असत्य क्या कथन है, ठीक है। मतलब 4 में से 3 तो सत्य है, परंतु एक चौथा जो है कौन सा जो कि असत्य है हमको बताना है। यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो मैकल श्रेणी है जो कि कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में पड़ेगा, वही मैकल श्रेणी जो है आगे जाके विच्छेदित हो जाता है और ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये पेंड्रा लोरमी का पठार कहलाता है। तो ये पहला जो है बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है बिल्कुल सही है। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसी पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत आता है। और अचानक मार ये कहाँ है भाई, ये तो मुंगेली जिले में है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है,
मुंगेली जिले के अंदर अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। तीसरा, इसका विस्तार गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली तथा कोरबा जिलों में है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन भी सही है कि जो लोरमा पेंड्रा लोरमी की पठार है ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले के अंदर इसका विस्तार है। चौथा, अब 3 जब सही हो गया तो चौथा ही गलत होगा, मतलब यही वाला जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कि चौथा आंसर हमारा होगा। क्यों? क्योंकि हसदो नदी इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है क्या? नहीं। ठीक है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये मतलब गलत है। हसदो के नदी के जगह हाफ नदी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाफ नदी जो है वो पेंड्रा लोरमी पठार के पश्चिमी जो सीमा है उसका निर्धारण का कार्य करती है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें में। 8वां प्रश्न है कि हसदो रामपुरा बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया एक बार। ठीक है, हसदो रामपुरा बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह खनिज, चूना पत्थर, कोयला और बॉक्साइट, किसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसदो रामपुरा बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो हसदो रामपुरा क्षेत्र है, ठीक है, ये राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लेना चाहिए कि ये राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है हसदो रामपुरा बेसिन का। ठीक है, और इसका जो ढाल है, ठीक है, हसदो रामपुरा बेसिन की जो ढाल है, इसका ढाल दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर इसका ढाल है। अगर इसका विस्तार की बात करें हम, ठीक है, हसदो रामपुरा जो बेसिन है इसका विस्तार सरगुजा जिले से लेकर बिलासपुर जिले तक है। ठीक है ना, सरगुजा से बिलासपुर जिले तक इसका विस्तार है। ये सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हसदो रामपुरा बेसिन। ठीक है, और ये जो है सरगुजा से बिलासपुर तक फैला हुआ है और ये कोयला खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9। 9वां प्रश्न है कि हसदो मांड बेसिन के बारे में क्या असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिलों में है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिले में हसदो मांड बेसिन का विस्तार देखने को मिलेगा। बी, सिंघनपुर की गुफा इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है ना, सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है, ठीक है, वो इसी हसदो मांड बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ बेसिन के पश्चिम में स्थित है क्या? नहीं, यही वाला जो हमारा गलत है। ठीक है, ये असत्य कथन है कि ये जो है हसदो मांड बेसिन जो है ये छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, मैं यहाँ पर करेक्शन लिखता हूँ, उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है छत्तीसगढ़ बेसिन के। चौथा, इसके विस्तार को चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही है। ठीक है, हसदो मांड बेसिन का जो विस्तार है इसको चंवर ढाल के नाम से जाना जाता है। चंवर ढाल को ना क्या बोलते हैं, कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है, इसको लिख देते हैं, चंवर ढाल जो है इसको कुम्हार की पहाड़, ठीक है, या फिर कुम्हार पहाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, इसी पहाड़ी में ही क्या बोलते हैं, सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं वो कौन से पहाड़ी में है, तो आप चंवर ढाल या फिर कुम्हार पहाड़ी में भी कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। 10वां प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, हमको वो बताना है। मतलब ये इधर साइड जो लेफ्ट में पर्वत या फिर पहाड़ों का नाम दिया गया है और राइट साइड में छत्तीसगढ़ के जिले के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पुटका पहाड़, कोरबा, ठीक सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, पुटका पहाड़ जो है कोरबा के अंदर है। दूसरा, अच्छा मैं यहाँ पे टिक नहीं करता हूँ, ये सही है क्योंकि हमको सुमेलित नहीं है पता करना। तो पुटका पहाड़ जो है कोरबा में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद पलमा चोटी, पलमा चोटी कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंदर है, ये भी सही है। ठीक है, पलमा चोटी जो है कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंदर पड़ता है। बिजौरा पहाड़ क्या रायगढ़ के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, बिजौरा पहाड़ रायगढ़ के अंदर है। अच्छा, जो बिजौरा पहाड़ है ना, अच्छा पलमा चोटी, जो पलमा चोटी है इसकी ऊंचाई को भी आप नोट डाउन कर ले। जो पलमा चोटी है इसकी ऊंचाई 1080 मीटर की है। ठीक है, वहीं जो बिजौरा है
ठीक है, बिजौरा जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई 1089 मीटर है। ठीक है, 1089 मीटर, और ये रायगढ़ के अंदर है। चौथा, पवन खेड़ा या फिर पौन खेड़ा का पहाड़, क्या यह मुंगेली में है क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। जो पवन खेड़ा पहाड़ जो है वो मुंगेली में नहीं होके ये कहाँ है? कोरबा में। ठीक है, कहाँ है? कोरबा के अंदर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 969 मीटर का है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि पवन खेड़ा या पौन खेड़ा की जो पहाड़ है वो कोरबा के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 969 मीटर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छुरी उदयपुर की पहाड़ी में स्थित पहाड़ है? ठीक है, यहाँ पे 8 पहाड़ों का नाम दिया गया है, इसमें से हमको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन कौन सा जो पहाड़ है ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत ही आती है। इस पहाड़ी जो रेंज है, सीरीज है, श्रेणी है, उसके अंदर आती है, हमको वो बताना है। तो बताना है कि कौन कौन सा इसका। तो लाफागढ़, क्या लाफागढ़ है क्या? नहीं, लाफागढ़ नहीं पड़ेगा, ये कोरबा के अंदर पड़ता है। ठीक है, लाम पहाड़, जी हाँ बिल्कुल है, दूसरा वाला ठीक है। पुटका पहाड़ नहीं, ये नहीं है। अच्छा, पुटका पहाड़, अच्छा लाम पहाड़ भी है, पुटका पहाड़ भी है। ठीक है ना, कोरबा के अंदर पड़ता है और ये छुरी उदयपुर के पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो लाम पहाड़, इसके बाद पुटका पहाड़, चंदेली पहाड़, नहीं ये नहीं है। ठीक है, चंदेली पहाड़ नहीं है। 5वां नंबर पे है महादेव की पहाड़, ये है। ठीक है ना, महादेव की पहाड़ है। तो अभी तक 2, 3 और 5 ये जो है छुरी उदयपुर के पहाड़ी के अंतर्गत है। इसके बाद 6वां है जनता पहाड़, ये भी ठीक है, जनता पहाड़ भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद लीलावनी की पहाड़ी नहीं, ये छुरी उदयपुर के घाटी के अंदर नहीं आता। इसके बाद 8वां बड़ नानी पहाड़, ये भी जो है छुरी उदयपुर के अंतर्गत आता है। मतलब 2, 3, 5, 6 और 8, 2, 3, 5, 6 और 8, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आपको ये सब याद रखना, जितने भी पहाड़ियों का नाम मैंने बताया वो सब छुरी उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ये लाफागढ़ वाला कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, पुटका पहाड़ जो है ये भी कोरबा के अंदर ही है, परंतु ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, कोरबा के अंदर और भी हमने 2 पहाड़ियों का नाम देखा था अभी थोड़ा देर पहले, कौन कौन सा? तो एक मैंने बताया था लाफागढ़, जो कि अभी भी बताया। लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर। ठीक है, एक और पहाड़ याद रखिएगा, केरला का पहाड़ मैंने बताया था, केरता या फिर केरला की पहाड़ जो है ये 967 मीटर। ठीक है, चलिए ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 11। 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी छुरी उदयपुर की पहाड़ी को मैकल श्रेणी से अलग करता है? हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है वो मैकल श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, उसी का फैला हुआ रूप है, लेकिन कौन सी नदी जो है इन दोनों के बीच में विभाजन का कार्य करती है या फिर अलग करती है, हमको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हसदो नदी। ठीक है, ये हसदो नदी जो है वो मैकल श्रेणी और छुरी उदयपुर की पहाड़ी को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, हसदो की 2 सहायक नदियों का नाम याद रखिएगा, एक है गज नदी, ठीक है गज नदी, और एक और नाम है याद रखिएगा चोरनई नदी। ठीक है, चोरनई नदी, ये दोनों जो नदी हैं वो किसका? हसदो नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अच्छा जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है ना, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यहाँ से कुरकुट और केलो नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा कुरकुट नदी और केलो नदी। ठीक है, रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे। ठीक है, तो ये दोनों जो नदी हैं उनका उद्गम छुरी उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत से ही होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12 के लिए इतना ही। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है कि छुरी की पहाड़ी के बारे में असत्य कथन है। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो मतलब छुरी की पहाड़ी उसके बारे में क्या गलत है? इसके पश्चिम में पेंड्रा का पठार स्थित है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इसके पश्चिम में पेंड्रा का पठार स्थित है। दूसरा, इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है, ये कथन भी सही है। ठीक है, इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है। ठीक है, और इसके पश्चिम में पेंड्रा का पठार भी स्थित है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का पठार। यह गोंडवाना, तालचर और बराकर चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, ये भी इस क्षेत्र के अंदर छुरी की जो पहाड़ी है उसमें गोंडवाना, तालचर और बराकर चट्टानें पाई जाती है।
चौथा जो है ये गलत है और हमारा सही आंसर ये होगा। इसके पूर्व में हसदो नदी और पश्चिम में मांड नदी बहती है, नहीं, ये जो है बिल्कुल सरासर गलत है, असत्य है। इसीलिए हमारा डी जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। देखिए इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐसे पहाड़ी बना लेता हूँ। ये जो पहाड़ी आप मान के चलिए कि ये क्या है, ये छुरी की पहाड़ी है, ठीक है, छुरी की पहाड़ी। इस छुरी के पहाड़ी के, ठीक है, इस छुरी के पहाड़ी का ये वाला भाग जो है किधर, ये पूर्व का भाग है, ठीक है, और इधर वाला भाग जो है ये पश्चिम का है, ठीक है। तो इसके, ठीक है, ये वाला भाग पश्चिम हो गया। तो इसके पश्चिम दिशा से इधर से एक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये जो नदी प्रवाहित हो रही है पश्चिम में, वो मांड नदी नहीं है। ये कौन सी है, ये जो है हसदो नदी है, ठीक है। और पूर्व दिशा की ओर से भी एक नदी का प्रवाह होता है, ठीक है। ये जो पूर्व दिशा से जो प्रवाह हो रही है ये जो है मांड नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उल्टा दिया गया था कि पूर्व में हसदो नदी और पश्चिम में मांड नदी, नहीं, जबकि पूर्व में मांड नदी है और पश्चिम में जो है हसदो नदी का विस्तार है, बहती है, ठीक है, इतना चीज। और जो ये छुरी की पहाड़ी है इसका ये उत्तर वाला भाग इधर साइड, ठीक है, इसके उत्तर में, नहीं चलिए पहले पश्चिम देखते हैं। इसके पश्चिम में ही अगर और आगे इधर चला जाए, ठीक है, इधर साइड, तो पश्चिम में यहाँ पे पेंड्रा लोरमी का पठार मिलेगा आपको, ठीक है। पेंड्रा लोरमी का जो पठारी भाग है वो आपको इधर साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसके उत्तर में इधर साइड जाएंगे ना तो यहाँ पे एक महादेव का पहाड़ मिलता है, ठीक है, महादेव पहाड़ देखने को मिलेगा इधर साइड, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये जो छुरी का पहाड़ी जो है ना, ये कोयला का बहुत बड़ा निक्षेप यहाँ पे मिलता है, याद रखिएगा, कोयले का निक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। मैं अपना इंक जो है चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके यहाँ पे उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। एक साइड में पर्वत पहाड़, दूसरे साइड में हमको जिला दिया हुआ, हमको बताना है कि कौन से जिला में है, ठीक है। दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ कहाँ है, जांजगीर चांपा में है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो दलहा पहाड़ है वो जांजगीर चांपा के अंदर ही है और इसकी जो ऊंचाई है दलहा पहाड़ की वो कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 760 मीटर, 760 मीटर। बाकी का ऊंचाई मैंने बाकी आगे पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो यहाँ पे रह गया है जिसकी ऊंचाई हमको नहीं पता उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दलहा पहाड़ कहाँ है, जांजगीर चांपा के अंदर, जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। दूसरा है छाता पहाड़, ठीक है। जो छाता पहाड़ है वो कहाँ, बलौदा बाजार के अंदर ही है, ठीक है। ये जो छाता पहाड़ है ये सतनाम पंथ के जो संस्थापक थे जिनका नाम है गुरु घासीदास, ठीक है, उनसे संबंधित है, ठीक है ना। छाता पहाड़ किससे संबंधित है, गुरु घासीदास से संबंधित है, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद है दल्ली राजहरा की पहाड़ी, ठीक है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी जो है बलौद के अंदर है। ये तीसरा भी हमारा सुमेलित किया गया है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी कहाँ है, बलौद के अंदर, ठीक है। दल्ली राजहरा हो गया या फिर कुटक राजहरा हो गया, ये सब कहाँ, बलौद के अंदर है, कुटक राजहरा, ठीक है। दल्ली राजहरा और कुटक राजहरा की पहाड़ी कहाँ है, बलौद के अंदर। डोंगरगढ़ की पहाड़ी तो हम पहले देख चुके हैं कि ये कहाँ है, राजनांदगांव के अंदर। मतलब अगर देखें तो एक का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है, जो यहाँ पे सुमेलित किया गया है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो ये हमारा पहले से हमको मैच करके दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दल्हा पहाड़ है ना, ये बिलासपुर रायगढ़ के जो मैदान है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिलासपुर रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर रायगढ़ का जो मैदान है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन, तो ये दल्हा पहाड़, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15वां प्रश्न है कि सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम किस पर्वत पर स्थित है, दल्हा पहाड़, दल्ली राजहरा पहाड़ी, सिहावा पर्वत या फिर छाता पहाड़, किसके ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिहावा पर्वत पर ही सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, ठीक है। ये जो सिहावा पर्वत है ना, इसका एक प्राचीन नाम याद रखिएगा, सिहावा पर्वत का
प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है सुक्तिमती। सुक्तिमती सिहावा पर्वत का पुराना नाम है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ेगा? ये सिहावा पर्वत जो है ये धमतरी में पड़ता है। ठीक है, और इस सिहावा पर्वत से ही महानदी का उद्गम होता है। ठीक है ना, सिहावा पर्वत का इस क्षेत्र में देखेंगे तो धमतरी के फरसिया, ठीक है ना, धमतरी का जो फरसिया क्षेत्र है वहाँ से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, महानदी का उद्गम। ठीक है ना। अच्छा, जो सिहावा पर्वत है ना, सिहावा पर्वत के ऊपर ही एक कर्णेश्वर मंदिर है। ठीक है ना, कर्णेश्वर मंदिर है जहाँ पे कर्णेश्वर मेला भी लगता है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे कर्णेश्वर मेला भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 15। चलिए अब 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है कि सोनबेरा का पठार छत्तीसगढ़ के किन जिलों को छूता है? देखिए, पहली बात तो ये जो सोनबेरा का पहाड़ है ये छत्तीसगढ़ के अंदर, सोनबेरा का पहाड़ छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्णतः नहीं है, ये ओडिशा का भाग है। ठीक है ना, ओडिशा में सोनबेरा का पठार पड़ता है, परंतु ये छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को ये टच करता है, छूता है। ठीक है, वो 2 जिले जो हैं गरियाबंद और महासमुंद है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है कि सोनबेरा का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जिले को थोड़ा सा टच करता है। ठीक है, इस सोनबेरा का जो पठार है, इस सोनबेरा के पठार से ही एक नदी का उद्गम हुआ है। क्या आप सभी को पता है क्या कि सोनबेरा के पठार से कौन से नदी का उद्गम है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है जोंक नदी है। ठीक है, जोंक नदी का उद्गम है कौन सा है? सोनबेरा का पहाड़, जो कि ओडिशा के अंदर था। तो ये था हमारा महानदी बेसिन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बनाए जा सकते थे वो महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं पहले आ चुके हैं और कुछ जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वे बिल्कुल न्यू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मैं फैक्ट बताया हूँ इसी से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सबको आप नोट डाउन करें और याद करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।